आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 2। यहाँ आज हम लोग जो है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करेंगे, जानेंगे इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, इन्हें मानने का क्या रीज़न है। तो ये सब हम चीज़ें यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो आई होप आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा अगर आप प्रॉपर में नोट्स बना रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें और क्या क्या डिस्कस करना है हमें यहाँ पर। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का 3D मॉडल है। पृथ्वी लगभग देखने में गेंद के समान है। पृथ्वी हम जो पृथ्वी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिखने में गेंद के समान है। तो इस गेंद रूपी पृथ्वी को हमने एक काल्पनिक रेखा से विभक्त कर दिया है। बीच में एक रेखा आप देख रहे होंगे जो पृथ्वी को बराबर विभक्त कर रही है, ठीक है। विभक्त करने के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यानी इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध कहला रहा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहला रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लें, यानी उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर लें। देखिए उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, देखिए यहाँ पे एक एरोसा निकल के आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सीधा इसमें एक छेद करके एक छड़ी डाल दी इसके अंदर। एक इमेजिन करते हैं हम, यानी इसके अंदर हमने बीचों बीच में बॉल के बीच में छेद करके यहाँ से यहाँ तक हमने एक छड़ी डाल दी। तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फिर ये वाला कहलाएगा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और फिर ये वाला कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। यानी कि यहाँ पर छड़ी निकल रही है उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और ये जो छड़ी है, यानी कि यहाँ पे छड़ी जो निकल रही है इस पर पृथ्वी घूर्णन करेगी, ये हिस्सा जो कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी की इस प्रकार संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने काल्पनिक रूप से मान लिया, पृथ्वी को हमने दो भागों में काल्पनिक रूप से डिवाइड कर लिया। देखिए काल्पनिक रूप से डिवाइड करने का रीजन ये है, पहले के समय में हमें किसी भी स्थान का पता लगाने में, किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तमाम जो आपके भूगोलविद वगैरह हैं, भूगोलवेत्ता वगैरह हैं, तमाम वैज्ञानिक वगैरह हैं, इन लोगों ने अनुसंधान करके ये तरकीब एक ईजाद की कि इसके जरिए हम किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर किस जगह स्थित है। तो इसके लिए अक्षांश बनाए गए, ठीक है। अक्षांश यानी कि जो आप ये रेखा देख रहे हैं जो इसे डिवाइड कर रही है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में जाएंगे तो 90 अक्षांश बने हुए हैं प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर। नीचे जाएंगे तो नीचे भी जो है 90 अक्षांश बने हुए हैं 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, इन पृथ्वी है कैसी, पृथ्वी दिखने में कैसी है, पृथ्वी का कौन कौन सा छोर क्या कह रहा है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी यहाँ पर ये बात लिखी है कि पृथ्वी जो आपकी है लगभग ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, यानी छोटा सा मॉडल होता है। यानी पृथ्वी बिल्कुल सेम इसी की बात दिखती है। आप देखते हैं जिस प्रकार आपने ग्लोब देखा है, ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने जो है अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। तो ग्लोब एक छोटा प्रतिरूप है किसका, पृथ्वी का। तो देखिए ग्लोब पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने बताया था कि यानी पृथ्वी को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ से विषुवत रेखा के माध्यम से, ठीक है। तो डिवाइड करने पर ये वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध बन गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध बन गया। अब देखिए इसके ऊपर एकदम बीचों बीच में आप देख रहे होंगे सुई सी ये चल रही है, सुई ये और ये। तो ये जो सुई है ऐसे निकल रही है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट ये रेखा यहाँ पे निकल रही है। तो ये जो सुई वाली हिस्सा है यहाँ पर, ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं यहाँ पर नीचे निकल रही है, इसे बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है, इसे बोलते हैं साउथ पोल। देखिए पृथ्वी जो हमारी जो है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है, वहीं बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा फैला हुआ है, यानी बीच वाला हिस्से से अभिप्राय ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, जबकि ध्रुवों पर ये चपटी हो गई है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की विशेषताएं हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी एक सुई आप देख रहे हैं जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी है और ये पृथ्वी झुकी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। आप देखिए एरो दिख भी रहा है और ये अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए ग्लोब पर ये 2 बिंदु जिनसे ये आपका जो रेखा जो है सुई जो है गुजर रही है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना पहले का सब पॉइंट। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर एक सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं, ठीक है। यानी मैंने बताया था उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व का अभिप्राय ये है कि यानी कि यहां से ऐसे घूमती है, ये यहां से इस तरह से आ रही है पृथ्वी, ठीक है। यानी इस तरह से पृथ्वी आती चली जा रही है, यानी कि यहाँ पृथ्वी है, यानी कि ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, मैं जो आपकी 3D इमेज है पृथ्वी की वो दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन जो पश्चिम से पूर्व है, इस तरह से घूर्णन है, यानी ये इस तरह से घूमती है पृथ्वी, ना कि इस तरह से, ठीक है। पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है, इस तरह से घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, ये इस तरह से घूमती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगली जो बात हम जानेंगे, यानी ये तो मैंने बता दिया कि पृथ्वी का घूर्णन जो पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आप ये लिख लेना सेकंड पॉइंट
कि पृथ्वी की जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी की तुलना की जा रही है ग्लोब के संदर्भ में की जा रही है। ग्लोब के संदर्भ में इसलिए की जा रही है क्योंकि ग्लोब आसान होता है कक्षा वगैरह में लाना। आपके पास अगर ग्लोब हो तो ग्लोब अपने पास रख के बैठे, आराम से आप समझ पाएंगे ग्लोब पर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोब की संज्ञा दे दी गई है पृथ्वी को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे पास ग्लोब नहीं है, मैं आपको डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाते जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार वर्ड ग्लोब यूज होगा तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि सर आप पृथ्वी की जगह ग्लोब लिखवा रहे हैं। ठीक है, हमने एक यहाँ पे मान लिया है, ठीक है, कि ग्लोब बिल्कुल उसका मॉडल है पृथ्वी का। ठीक है, तो यहाँ अगला पॉइंट यही नोट कर लेना कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। अब देखिए यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, जो आपको 3D मॉडल में दिखाई थी। इसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर, यानी ग्लोब की जगह पृथ्वी लिख लेना, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इसके ऊपर उत्तर वाला जो हिस्सा है, यानी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, यानी पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग आधे भाग को यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो पृथ्वी को व्यक्त करने वाली रेखा होती है, ये वाली, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके उत्तरी गोलार्ध में ऊपर तक जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहां पर आप देखते जा रहे होंगे, तो यहां पर 90 आपकी जो है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपकी ऊपर जैसे से बढ़ते जाएंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, और ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी आपकी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखिए अक्षांश रेखा होती क्या है? अक्षांश रेखा का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र, हमने पृथ्वी का केंद्र मान लिया, यहाँ पर है पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से हमने विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम अक्षांश कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो है पृथ्वी के केंद्र को, यानी पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो ऊपर और नीचे अक्षांश रेखाएं खींची हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं हमने खींचती हैं, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर। ठीक है, यानी हर अक्षांश रेखा जो है लगभग पूरी तरह समान है। ठीक है, पूरी तरह से अक्षांश रेखाओं की लंबाई, जो अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप है, यानी कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच जो गैपिंग आप देख रहे हैं, ये 1 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखाएं हैं। ठीक है, सब 1 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखाएं हैं, और यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं। जो ऐसे कुल मिलाकर आपकी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हो जाएंगी 181। यानी अक्षांश रेखाओं की पूरी संख्या क्या है? 181 है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं। 90 ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश भी यहाँ पे काउंट होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश, देखिए यहाँ पे 0 काउंट नहीं करना है, एक रेखा है पूरी, विषुवत रेखा को काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपकी रेखाएं जो हो जाएंगी वो 181 यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट आप देखिए नोट कर लेना। देखिए ये जो बातें हैं एक्स्ट्रा वाली, अभी मैं लिखवा दूंगा आपके वीडियो देकर, यहाँ पे अगली स्लाइड में लिखवा दूंगा। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट है आपका, यहाँ पर विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अंश में मापा जाता है। इन्हें किसमें मापा जाता है? इन्हें अंश में मापा जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीजें नोट कर ली हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में जो भी फैक्ट है वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको अलग से, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अक्षांश होता क्या है? यानी अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से हमने विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। यानी पृथ्वी का केंद्र जो है, और पृथ्वी का केंद्र यानी कि पृथ्वी का ये वाला केंद्र है, यहाँ पर हमने मान लिया, और ये हमारी विषुवत रेखा है। इसको आधार मानकर हमने कोण की दूरी जो खींची है, यानी कि हमने एक अंश कोण की जो दूरी खींच ली है ऊपर, इसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अक्षांश कहलाएगी। ठीक है, ये मतलब हुआ यहाँ पर विषुवत रेखा जो है 0 अक्षांश है। इसके ऊपर और नीचे यानी उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। आप देख पा रहे होंगे, ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं जा रही हैं और नीचे भी 90 अक्षांश, दक्षिण की गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं और विषुवत रेखा को मिलाकर हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं टोटल हैं वो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, लिख लेना कि यहां पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं कितनी है? ये 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा इनमें जो है वो 0 डिग्री है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? वो 90 डिग्री है। वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। देखिए आप अपने हाथ में एक बॉल लीजिए, छोटी एक गेंद लीजिए, गेंद के बीचों बीच में आप जो भी आपको अच्छा लगे कि गेंद को एक रबड़ बैंड से आप
बांध दीजिए, उसके ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए और बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, और फिर धीरे धीरे करके उस रबर बैंड के बाद आप एक रबर बैंड यानी और लगाइए, ऊपर की तरफ लगा दीजिए। यानी तो आपने गेंद एक रबर बैंड लगा दिया गेंद पर बीचों बीच में, अब रबर बैंड थोड़ा ऊपर लगाते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं, जो वृत्त बन रहा है यानी कि हमने जो बीचों बीच में एक रबर बैंड लगाया था उसका जो वृत्त बन रहा है वो बड़ा है, ठीक है, बीचों बीच में है। जबकि उसी बॉल के ऊपर अगर हमने साइड पे कहीं रबर बैंड लगाया है तो उसका आकार थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब यहां पर भी यही है कि 0 डिग्री जो रेखा है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है और पूरी यहाँ पर जो है जो गोला है, गोले का पूरी जो आपकी गोले का जो पूरा जो है यहाँ पे सरफेस जो कवर कर रही है, सरफेस बोल रहा हूँ, पहले जो गोले का पूरा वृत्तिक जो है यानी वृत्तिक आकार है उसे कवर कर रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 डिग्री की लंबाई ज्यादा होती है। वहीं जैसे जैसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाते हैं तो ये अक्षांश रेखा है उनकी लंबाई कम होती चली जाती है। लंबाई कम होने से अभिप्राय आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कम होती चली जाती है, यानी पीछे तक की अगर बात करें तो ऐसे करके कम होती चली जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आती है कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक छोटे से बिंदु के रूप में कन्वर्ट होकर रह जाती है रेखा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने देख लिया ये रेखाएं आप जा रही हैं, ये वाली रेखाएं आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, यानी कि भारत की बात करते हैं। देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ पर हमारा, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश है, ठीक है। यानी 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यहां पर ये हुआ, आप ये स्थिति देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहां से हमारी लगभग जा रही है जो है विषुवत रेखा गुजर के जा रही है, यानी कि लगभग यहां से हमारी विषुवत रेखा होकर गुजर के जा रही है, ठीक है। यानी 0 डिग्री अक्षांश यहाँ के होकर गुजर के जा रहा है। देखिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये आपने तो बीच में कहाँ बनाई है, तो आपने बहुत अलग बनाई है, अलग हटके नहीं बनाई है। अगर हम ग्लोब पर देखें पृथ्वी को, ग्लोब पर अगर हम थोड़ा जाएं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ग्लोब को, देखिए ग्लोब पर मैं दिखा रहा हूँ पृथ्वी को, आप देख पा रहे होंगे ग्लोब पर। तो हम ग्लोब पर जाते हैं, तो ग्लोब पर अब मैंने बताया था कि हमारी जो स्थिति है भारत की वो कहां पर है, हमारी भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने ऐसा भी बताया है कि भाई विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे कर करके हमारे यहाँ जो है यहां से आ जाता है, यहाँ पर हमारे उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्टिंग होती है, यानी कि हमारे भारत की स्थिति की 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्टिंग होती है और ऊपर ये जो पहुंचती है जाकर, यानी कि हमारे यहाँ जो ऊपर सबसे ऊपर जो हमारी अक्षांश रेखा है वो 37 डिग्री 6 अंश है, ठीक है। 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसके मध्य हमारा जो है भारत स्थित है, यानी कहां से कहां तक भारत स्थित है हमारा 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक हमारे यहाँ हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट इसी में नोट कर लेना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश है, ठीक है। ये इतना पॉइंट नोट कर लेना। अब थोड़ा पीछे फिर से हम चैप्टर पर ही आते हैं। अब देखिए यहां पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके नामकरण कर दिए गए हैं, यानी कि हमने हमारी वही रेखाएं को ज़्यादा जो है बदली नहीं है, लेकिन हमने उनके नामकरण कर दिए हैं। जैसे 0 डिग्री वाली को हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा के रूप में जानी जाती है 0 डिग्री अक्षांश जो है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार 0 डिग्री के ऊपर में जब हम उत्तरी हिस्से में बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं, तो ऊपर एक रेखा पड़ती है 6.5 डिग्री उत्तरी पर, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ऊपर बढ़ते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी पर, यहां पर एक रेखा पड़ती है, इसे कहते हैं उत्तर ध्रुव व्रत, इसे क्या कहेंगे उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो रेखा है हमारी कर्क रेखा कहलाती है। यानी फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि पहली उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है हमारी ये है 6.5 डिग्री उत्तरी है, और दक्षिण में हम जाएंगे, थोड़ा दक्षिण में हम जाएंगे, दक्षिण में हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है ये कहलाएगी मकर रेखा। तो देखिए यहाँ पे आप नोट कर लेना महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं में कि जो आपका पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी है, ठीक है। देखिए और थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो आपका 66.5 डिग्री उत्तरी है ये क्या है, ये उत्तर ध्रुव व्रत है, ठीक है। यानी जो 66.5 डिग्री जो रेखा है अक्षांश रेखा है हमारी, उसे हम उत्तर ध्रुव व्रत के नाम से जानते हैं। यानी विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है उत्तर ध्रुव व्रत रेखा है, ठीक है। और वहीं विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है दक्षिण ध्रुव व्रत रेखा है, ठीक है। तो हमने काल्पनिक नाम दे दिए हैं। 66 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे कर्क रेखा कहेंगे, वैसे ही 66 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे उत्तर ध्रुव व्रत कहेंगे। तो हमने काल्पनिक रूप से इनका नामकरण कर दिया है, ठीक है। और हमारे भारत से, अब मैं आपको यहां पे बता दूं, हमारे भारत से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैं आपको फिर से मैप दिखा दे रहा हूं एक बार, देखिए आपने नोट तो कर लिया है,
यहाँ पे अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी भी नोट कर लिया है। हमारे यहाँ से भारत से जो है जो आपकी जो यानी कि कर्क रेखा है ये गुजर रही है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है और ये कर्क रेखा हमारी जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन लिख लेना, ऑलरेडी जो मैंने बातें बताई लिखते जाना आप। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लिख लेना अगला पॉइंट करके कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आप देख पा रहे होंगे कौन सा राज्य है ये जो है गुजरात राज्य है, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है राजस्थान का आ रहा है, मैं लिखता जा रहा हूँ यहीं पर राजस्थान का आ रहा है। फिर आपका जो आ रहा है एमपी आ रहा है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश आ रहा है, गुजरात आया, राजस्थान आया, मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर जो हिस्सा पड़ रहा है थोड़ा सा हिस्सा पड़ रहा है आप देख पा रहे होंगे, यानी गुजरात देख लिया आपने, आपका जो है सॉरी यहाँ पे गुजरात देख लिया, इसके अलावा यहाँ पे आपने राजस्थान देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया। अब मध्य प्रदेश के बाद जो आता है आपका वो आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये राज्य जो आपका देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, लिख दे रहा हूं यहां पे छत्तीसगढ़ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे झारखंड से गुजर रही है, ठीक है, ये रेखा जो है हमारी झारखंड से गुजर रही है। झारखंड के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुजर रही है। फिर ये जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, यानी कि ये त्रिपुरा और ये मिजोरम से गुजर रही है। तो ऐसे करके जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के आप क्रम में नाम लिख लीजिए, मैंने मैप में समझा दिया है। पहले पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा बोल गया मैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब देखिए यहां पर नोट करके कुछ फैक्ट लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, नोट करके कुछ फैक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए नोट करके आप पहला फैक्ट तो ये लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, जैसा कि मैप में आप देखते जा रहे हैं, नोट करके फैक्ट लिखते जाइए। देखिए अक्षांश जो हमारे यहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई हमारे यहाँ कौन से राज्य में है ये आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा लंबाई पड़ रही है आपकी एमपी राज्य में पड़ रही है। तो पहला नोट ये लिख लीजिए कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, वो है मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है, ठीक है। अब कर्क रेखा जो हमारे यहाँ जा रही है इसके समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं, यानी कर्क रेखा के सेकंड पॉइंट आप नोट करें, कर्क रेखा के समीप हमारे यहाँ 2 शहर हैं। वो शहर कौन कौन से हैं, एक तो गुजरात का गांधीनगर है, गांधीनगर है गुजरात का, ठीक है, और दूसरा जो है वो आ रहा है आपका भोपाल आ रहा है, दूसरा भोपाल आ रहा है। ये जो 2 शहर हैं ये कर्क रेखा के समीप हैं, ठीक है। इसके अलावा जो झारखंड की राजधानी है, थर्ड पॉइंट, यानी झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची, ये भी कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल कर्क रेखा के, यानी कि ये जो बिल्कुल अक्षांश रेखा यानी जो कर्क रेखा है इस पर ही है, यानी झारखंड की जो राजधानी है रांची वो कर्क रेखा पर स्थित है। आपसे ये पूछा जाता है, देखिए मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं, ये पूछे जाते हैं अलग से प्रश्न कि भाई किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप बता देंगे झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि हमारी इनमें से कौन कौन से जो आपके नगर हैं वो कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। अब आपको पता ही नहीं भाई नगरों की लोकेशन क्या है, तो आप बता देंगे गांधीनगर और भोपाल जो है कर्क रेखा के बिल्कुल समीप हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो आपको मैंने बता दिए कर्क रेखा से संबंधित, ठीक है, नोट करके आपने लिख भी लिए हैं। अब थोड़ा फिर से चैप्टर की तरफ लौटते हैं। अब देखिए बात करते हैं, अगली हेडिंग आपकी जो है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए एक बार मैं आपके माइंड में एक इमेज दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी पहले देखी थी, ये देखी थी, यानी आप देख पा रहे होंगे, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, इनके मध्य वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे इसे क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कह रहे हैं, यानी यहाँ पर ये लिखा है उष्ण कटिबंध। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री उत्तरी के मध्य वाले क्षेत्र यहाँ बोल रहे हैं हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये शीत कटिबंध बोला जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से दक्षिण वाले हिस्से का भी हाल है, दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से का भी हाल ऐसा ही है। तो ऐसा हाल क्यों है, ये नाम ऐसे हमने नामकरण क्यों किया है, इसका रीजन हम यहाँ जानेंगे। रीजन इसका ये कि साफ ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश हैं, इन पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है, और इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है हमें गर्मी मिलती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध नाम दे दिया है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध में आप पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध, और इसमें डैश लगा दीजिए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप पहला पॉइंट आपका यही हो गया उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध कितने से कितने तक है, 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाला हिस्सा जो है वो क्या है आपका उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, यानी गर्म क्षेत्र है, एक तरह से ये बोल सकते हैं आप, ठीक है।
आगे सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे आप, ये है आपका शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से लिख लीजिए, केवल शीतोष्ण कटिबंध के नाम से लिख लीजिए केवल। सेकंड पॉइंट शीतोष्ण कटिबंध। इसमें क्या होता है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो बाद बाकी अक्षांश हैं उन पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पड़ पाता है, उन पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर जो है सर्दी होती है, हल्की सर्दी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंध में आप लिखेंगे एक कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे, इसलिए इन्हें, ठीक है, सिर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से हैं, देखिए आप ये वाला चित्र बना लेना अपने सामने तो आपको याद रहेगा शीतोष्ण कटिबंध कौन कौन से हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है पहला इसमें, और दूसरा कौन सा है, दूसरा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध है दो इसमें आपके, तो ये लिख लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं शीत कटिबंध की। थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या होता है कि यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य की रोशनी पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल जा ही नहीं पाती है, तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है, तो इस कटिबंध को कहते हैं हम शीत कटिबंध कहते हैं। और शीत कटिबंध हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह स्थित है, और ये जो शीत कटिबंध स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 66.5 डिग्री से लेकर, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, 66 सही 1/2 डिग्री से लेकर ये स्टार्ट होता है 90 डिग्री वाले क्षेत्र को, तो इसे कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है, यानी इसे जो है शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। यानी ये जो क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब ये यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी लग जाए, यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी लगा दें और यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी लगा दें, तो ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। अगर यहाँ पे दक्षिणी लगा देंगे हम, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी लगा दें दोनों पे जगह, तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, ठीक है। तो आई होप आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी कि शीत कटिबंध कितने कितने में पड़ता है, तो आपने लिख लिया होगा। शीत कटिबंध के बारे में लिखवा दे रहा हूं मैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत तथा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है वहां ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि सूर्य यहाँ क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। ये नोट कर लेना आप। इसमें शीत कटिबंध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत यानी उत्तर ध्रुव व्रत तथा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव। देखिए ध्रुव व्रत का मतलब क्या है, 66.5 डिग्री रेखा को ध्रुव व्रत बोला गया है, ठीक है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य की जो दक्षिण ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री वाला अक्षांश वाला हिस्सा है, ये भी बता दे रहा हूं मैं। उत्तर ध्रुव व्रत वाला हिस्सा जो है, मैं देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जो वैल्यू है ये 66.5 डिग्री जो है वो है उत्तर ध्रुव व्रत वाला हिस्सा है, और उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा जो है 90 डिग्री उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव व्रत वाला हिस्सा है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना आप। तो इनके मध्य में बिल्कुल जो है सूर्य ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया है। अब बात करते हैं, थोड़ा देशांतर पर आते हैं। देशांतर के बारे में बात करते हैं। अक्षांश पूरा देख लिया, अक्षांश किस प्रकार के होते हैं, अक्षांश में क्या क्या कटिबंध वगैरह हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पे विस्तार से देख ली हैं, विस्तारित रूप में देख ली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम देशांतर। देशांतर क्या होता है, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको पहले हम थोड़ा गूगल वाला 3D मैप दिखाते हैं, तो आपके माइंड में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने गूगल वाला 3D मैप है, आपके सामने आंखों के सामने देख पा रहे होंगे। अब ये क्या है, जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, तो पहले चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ये बात जानी थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, अगर आपको माइंड में फिर से समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए। बताता जा रहा हूं प्रैक्टिकल क्या है कि आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, और सामने एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च की रोशनी जलाइए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो बॉल है, बॉल का एक भाग ही प्रकाशमान हो पा रहा है, यानी पीछे वाला भाग यानी कि जैसे हमने आगे वाला भाग मान लीजिए, आगे वाले भाग पे रोशनी डाली तो केवल और केवल एक हिस्सा जो है यानी पृथ्वी का लगभग आधा भाग वो है प्रकाशमान हुआ, उसके पीछे वाला हिस्सा है, बॉल के पीछे वाला हिस्सा जो है वो प्रकाशमान नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ समस्या क्या है, समस्या यह है कि पृथ्वी केवल और केवल सूर्य का परिक्रमण नहीं लगा रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है, पश्चिम से पूर्व इस तरह से घूर्णन भी कर रही है। अब सूर्य तो स्थिर है,
सूर्य तो स्थिर है, इस सूर्य की रोशनी यहाँ से इस प्रकार आ रही है, ये आप कर्सर, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार आ रही है। तो सूर्य की रोशनी जैसे जैसे यहाँ पे आती जाएगी वैसे वैसे हमारे यहाँ सवेरा होता जाएगा, दिन ढलता जाएगा, दोपहर होती जाएगी, ये सब क्रियाएं जो है घटित होती जाएंगी। अब समस्या ये थी हम लोगों के सामने कि भाई किस देश को हम ये मानने कि भाई दिन कहाँ से स्टार्ट होगा। हमने मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही थी कि भाई हम ये कहाँ से माने कि हमारा दिन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए एक हमने जो है यहाँ पर आपका जो देशांतर रेखा हमने मान ली, यानी कि हमने एक देशांतर रेखा डिवाइड कर दी कि हमने यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे देशांतर रेखा हमने डाल दी है, ठीक है। यानी कि हमने एक देशांतर रेखा जो है यहाँ पे हमने डाल दी यहाँ पे, जिसको हमने देखिए ये तो 180 डिग्री वाली है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही जगह पर 180 डिग्री है। हमने एक मानक रेखा यानी मानक रेखा हमने जो है यहाँ पर डाल दी है, इस तरह से यहाँ पे एक मानक रेखा हमने डाल दी है जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यहाँ पे जहाँ पर हमने लंदन की वेधशाला स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से होकर ये गुजरती है रेखा। तो हमने ये मान लिया कि इसके पूर्व वाला जो हिस्सा है, यानी कि इसके पूर्व में एक हिस्सा जो है, यानी पूर्व वाला ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ का समय आगे चल रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे जैसे पृथ्वी से धीरे धीरे घूम रही है तो सबसे पहले यहाँ किरणें पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से किरणें जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये हिसाब देख रहे हैं पीछे होता जा रहा है, तो यहाँ पे दोपहर हो गई, जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके समय जो परिवर्तित होता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखते पा रहे होंगे जैसे पृथ्वी घूम रही है तो समय यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो धीरे धीरे करके ये एक हिस्सा प्रकाशमान हो रहा है, ठीक है, और पीछे अंधेरा पहुंचता जा रहा है। तो ऐसे करके करके पूरा दिन हो जा रहा है और यहाँ पर आके हमारा दिन ढल जा रहा है। तो ऐसे करके हमने समय का निर्धारण किया है, यानी ठीक है, यानी तारीख वगैरह हमारी जो है चेंज नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। सूर्य का देश लिए कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य की किरणें हमने जो अपना माना है हमने उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अपना जो हमने देशांतर रेखा काल्पनिक मानी है उसके अकॉर्डिंग जापान सबसे पहले पड़ता है जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। ये हमने ऐसा माना है, काल्पनिक रूप से माना है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, जापान में उगता है। तो यहां पर जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जाते हैं जापान का समय आगे भागता जाता है, बाद बाकी देशों का समय धीरे धीरे स्टार्ट होता जाता है। मान लीजिए जापान में सुबह 6 बजे हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे सूर्य निकल रहा है और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब चाइना में 6 बजेंगे तो वहां पर तब तक क्या हो जाएगा, जापान में थोड़ा बहुत यहाँ पे देशांतरों का जो अंतर होगा, यहाँ पे जापान में कुछ और समय होगा। ऐसे पीछे बढ़ते जाएंगे, इंडिया में कुछ समय अलग होगा तो चाइना का समय कुछ अलग होगा, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती जाती हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ समय का निर्धारण होता जाता है, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं को हमने फिर डिवाइड कर लिया है। डिवाइड किस प्रकार किया है वो भी हम देखते हैं अभी। देखिए देशांतर रेखाएं, ये आप देख पा रहे होंगे। देशांतर रेखाएं हमने, जैसे आपने एक संतरा देखा है, संतरे में क्या होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं, इस तरह से पीस होते हैं। तो वैसे ही हमने देशांतर रेखाएं ये डाल दी हैं, यानी अर्धवृत्त के फॉर्म में डाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से फॉर्म में हमने डाल दी हैं। और ये टोटल जो देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं, कुल मिलाकर कितनी रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं टोटल, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा जो है इसे हमने 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है इसे हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान लिया है, ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है रेखा ये वाली, ठीक है। तो इस हमने ये मान लिया है कि भाई हमारी ये पूरी मानक रेखा है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट इसमें नोट में करवा दूंगा, पहले हम थोड़ा सा और जान लें इसमें। देखिए यहाँ पर जो आप रेखा देखते जा रहे हैं 360 रेखाएं हैं, प्रत्येक जो देशांतर रेखा है ये 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं जो है वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं हैं। सूर्य का प्रकाश यानी कि एक अक्षांश रेखा यानी एक देशांतर रेखा से, यानी कि ये जहां पर रेखा है, मान लो यहाँ पे सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है ये वाली, ठीक है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन इधर हो रहा है, इधर पृथ्वी का घूर्णन होता जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा था, अब प्रकाश जैसे घूर्णन हुआ तो पृथ्वी का प्रकाश यहाँ पे आया, ठीक है। तो यानी एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब समझ गए, कहने का मतलब क्या है कि भाई जो यहां से, यानी कि मान लीजिए यहां पर हमारा ये वाला अक्षांश जो है हमारा जो है 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री सॉरी देशांतर है। अब 1 डिग्री देशांतर से हमारे 10 डिग्री देशांतर तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि एक जो देशांतर है वो 4 मिनट लेता है, ठीक है। यानी एक देशांतर की दूरी हम जो सूर्य जो है एक देशांतर में रोशनी अपनी पहुंचाने में 4 मिनट का समय लेता है, ठीक है। ऐसे करके जो आपके बीच में 10 देशांतर पड़ रहे हैं तो कितने हो गई, यानी 40 मिनट हो गए यहाँ पर। तो ये हो गया देशांतर आपका, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे, देखिए यहां पर नोट करेंगे पहला पॉइंट, देशांतर प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया, यानी कि इसमें लिखेंगे देशांतर के बारे में, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपके देशांतर हैं, देशांतर क्या है, ये अर्धवृत्त हैं,
पहला पॉइंट आपका यही है कि ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी हम जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी कि सबसे, देखिए आप आपके इमेज दिखा रहा हूँ कि आप देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, जो इनके देशांतर है, देशांतरों के बीच की दूरी ये कम हो जाती है, यानी ये वाला हिस्सा जो है आप देख पा रहे होंगे विषुवत वृत्त पर इनका रेखा जो है दूरी इन दोनों की रेखाओं के बीच ज्यादा होती है, जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है। ठीक है, एक स्थिति ये होती है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है दूरी। ठीक है, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो आप यहाँ पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे अक्षांश रेखाओं में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, वो है 0 डिग्री है, विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहीं देशांतरी रेखाएं चूंकि ऊपर से नीचे की ओर डाली गई हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक डाली गई हैं, तो यहां पर देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, देशांतरी रेखाओं की जो है, देशांतरी रेखाओं के मध्य की जो लंबाई है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। ठीक है, तो यहां पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए सभी देशों ने क्या निश्चय किया है कि ग्रीनविच यानी ग्रीनिच या ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ऐसा करने का रीजन ये था, इससे हमें पता चल जाता था भाई सूर्य का प्रकाश हमारे यहां पहुंच गया या फिर यहां पहुंच गया, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी हमने काल्पनिक रूप से, पहले काल्पनिक रूप से हमने पृथ्वी को यहां पर यानी कि बीच से डिवाइड किया, अब हमने पृथ्वी को काल्पनिक रूप से ऊपर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी यहां से डिवाइड कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया ऊपर से, ये वाला हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए हमने ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया पृथ्वी का। ठीक है, ऊपर से। अभी तक तो हमने पृथ्वी को बीच में डिवाइड किया था अक्षांश यानी कि अक्षांश के माध्यम से, अब हमने यहां से डिवाइड कर दिया, ऊपर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, यानी देशांतर रेखा हो गई, यानी ऊपर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये देशांतर रेखा हो गई। तो हमने यहाँ पे ऊपर से डिवाइड करने का रीजन ये था कि हमें जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग हम अपना समय जो है परिवर्तित कर सकें, समय चेंज कर सकें, इसके लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमने जो लंदन में एक राजकीय वेधशाला है, ब्रिटेन में एक राजकीय वेधशाला है, जहां से जो रेखा गुजरती है उसे याम्योत्तर मान लिया, यानी प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान लिया है। ठीक है, तो इस याम्योत्तर के प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर होता है। यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो ब्रिटेन में जो आपकी जो ग्रीनविच है, इसे हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है। अब इसके पूर्व में, ठीक है, और इसके पश्चिम में, यानी इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में, देखिए एक बार मैप में फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये यहां से पड़ रही है, ये आपकी देख रहे पा रहे हो, ये यहां से आपकी जो देशांतर रेखा इस तरह से आ रही है यहां तक। देखिए, ठीक है, अब देखिए इसके पूर्व में वाला हिस्सा वाला ये वाला हो गया, इसके पश्चिम वाला हिस्सा जो है यहां वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, यानी हमने बीचों बीच में अपनी काल्पनिक रूप से मान लिया है, यहां से होकर गुजर रही है ग्रीनविच। ठीक है, रेखा, तो हमने मान लिया यहां पे। तो यानी कि यहां से सूर्य की किरणें स्टार्ट होती हैं आपकी पढ़ना। ठीक है, यानी जैसे जैसे क्रॉस करती जाती हैं आपकी 360 रेखाएं जो हैं। ठीक है, 360 में हमने डिवाइड कर दिया कि यहां पर हमने 0 डिग्री अक्षांश से बना दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा बना दिया। इसके इधर 180 रेखाएं हैं पूर्व में और इधर इसके जो पश्चिम में 180 रेखाएं हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी पूर्व और पश्चिम वाली 180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। 180 वाली रेखा जो है एक ही जो है लाइन पर स्थित है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक ही लाइन पर स्थित है देशांतर रेखा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फिर से पुस्तक पे पहुंचते हैं। तो देखिए यहां पर नोट करेंगे सेकंड पॉइंट, यहां पर नोट करेंगे, सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। सेकंड पॉइंट आप ये नोट करेंगे। ठीक है, और इस याम्योत्तर यानी कि शुरू की जाए, ये नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट। इसका मान जो है यानी ग्रीनविच में जो देशांतर इसका मान क्या है, 0 डिग्री है। यहां से हम, ठीक है, यानी इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे। सेकंड सब पॉइंट कि 180 अंश पूर्व जो और 180 अंश पश्चिम याम्योत्तर है, यानी कि देशांतर रेखा जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। तो ऐसे करके आपकी जो है 360 रेखाएं हो जाएंगी पूरी। ठीक है, यानी ये एक ही अक्ष पर स्थित है, तो ऐसे करके आपकी 360 रेखाएं हो जाएंगी इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे।
आपकी ये रेखाएं जो है यानी इधर भी 180 है और पीछे वाली जो इसकी ये वाली रेखा जो है ये पूर्व और पश्चिम दोनों की एक ही जगह स्थित है। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी जो रेखाएं हैं वो 360 रेखाएं टोटल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ये नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं।